विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान खाद्य संकट, शिक्षक भर्ती, जलापूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे मुद्दों पर सरकार घिरती नजर आई। नकली खाद बीज बनाने वालों पर कार्रवाई, 70,000 से ज्यादा भर्तियों का दावा समेत कई मुद्दों पर सदन में सवाल जवाब के साथ तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। काल शुरू होते ही पहले सवाल को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस विधायक घनश्याम ने यूरिया और डीएपी की उपलब्धता पर सरकार को घेरा, जिसका जवाब दिया कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने। ज्यादातर खाद प्राइवेट डीलरों को उपलब्ध हुआ और वो जो प्राइवेट डीलरों को खाद उपलब्ध हुआ उसमें कालाबाजारी हुई, उनने मनमांगे दामों पर किसानों से पैसा वसूला। ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है। प्रश्न पूछो दूसरा। नकली खाद बेचने वाले और सीजन के वक्त कालाबाजारी करने में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई? माननीय सदस्य, यूरिया 26.20 मैट्रिक टन की जगह हमारी इतनी डिमांड थी, हमको मिला 29.29 मैट्रिक टन, यानी 3.0 मैट्रिक टन अधिक मिला, 112%। विधायक थावर चंद ने शिक्षकों के रिक्त पदों का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 72,000 पद भरे जा चुके हैं। 86,369 से अधिक शिक्षक पद खाली हैं, जबकि भर्ती प्रक्रिया मात्र 17,075 पदों की बताई गई है। तो मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि शेष लगभग 70,000 के आसपास रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार की क्या ठोस योजना है? जो अंग्रेजी विद्यालय, जिनको महात्मा गांधी विद्यालय कहते हैं, उनमें भी उनको भी क्रमोन्नत किया, एक भी पद सृजित नहीं किया। यानी लगभग 50,000 पद ऐसे हैं जो सृजित नहीं किए। काफी हजारों लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में किया। यानी वे कक्षा में तो बिठा दिए, लेकिन उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था। ये कांग्रेस ने जबरदस्त अत्याचार और बच्चों के साथ किया है, उसके कारण से उनकी शिक्षा अंधकार में हो गई है। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने जहाजपुर समेत दूसरे कस्बों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति और पीपीपी मॉडल पर संचालन को लेकर सवाल उठाया। इस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार स्टेट सीवरेज एंड वेस्ट वाटर पॉलिसी 2025 के तहत पीपीपी मॉडल पर एसटीपी संचालित करने पर विचार कर रही है। सर्वे कराकर किसानों की फसल नष्ट हुई है उसका उचित मुआवजा दिलाने की मांग करता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विगत 2 साल में हमारी डबल इंजन भजनलाल जी के नेतृत्व में किसानों को जो पिछले वर्ष जो खराब हुआ उसका मुआवजा दिया। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीब किसानों की पीड़ा को समझते हुए भारत सरकार ने जो 50% में खराबा मिलता था वो उसका कानून में संशोधन करके 33% खराबा पे मुआवजा देने का प्रावधान किया। कांग्रेस विधायक रामकेश ने केंद्र और राज्य की योजनाओं तथा समय सीमा पर सवाल किया। मंत्री ने जवाब दिया कि भारत सरकार की अमृत योजना 1.0 और 2.0 के तहत स्वीकृत सभी परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएंगी। मंत्री के जवाब के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र या राज्य सरकार की कोई ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कोई स्कीम प्रदेश में चल रही है? एक बात का है। और दूसरा, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने की कब तक की समय सीमा है? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, सीवरेज की जो लाइनें आप जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट देते हो, वो लाइन तो बिछा देता है, उनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी उस कंपनी की है या नहीं? पूरा राजस्थान खोद के पटक रखा है। हाँ, ये सही है कि गत सरकार के समय बहुत से ऐसे शहरों में सीवरेज के जो काम हुए और उनमें ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के जो शर्तों की सही तरीके से पालना इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सीवरेज की पाइपलाइन जो डाली गई उसका इनलेट और आउटलेट की जो लेवल होनी चाहिए थी वो लेवल सही तरीके से नहीं निकाली गई और इनलेट
नीचे डाउन कर दिया गया और आउटलेट ऊपर कर दिया गया। पूरक प्रश्न को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने उपनेता रामकेश के हर प्रश्न पर सवाल खड़े होने पर आपत्ति जताई। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सपठित नियम 232(1), 233(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जन लेखा समिति 2026-27, प्राक्कलन समिति क 2026-27, प्राक्कलन समिति ख 2026-27 एवं राजकीय उपक्रम समिति 2026-27 प्रत्येक के लिए अधिकतम 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किए जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभी स्वीकृत किया गया है। लेकिन आप तो पता नहीं सुबह क्या कह रहे थे। वो सुबह मेरे साथ इस तरह अन्याय नहीं होना चाहिए। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है किसान का, कृषि का, हर व्यक्ति से दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लगभग इस हाउस में 80 से 85% लोग किसी न किसी रूप में किसानी से, कृषि से जुड़े हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के कृषि मंत्री दोनों ही किसान हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो इस सदन में खड़े होकर के कहा था कि भाई मैंने किसान की है, खेत में काम किया है, कुएं में नीचे उतर करके मोटर को ठीक किया है और मैं किसानी के बारे में, खेती के बारे में बहुत अच्छी तरह ज्ञान रखता हूं। खाद से लेकर भर्ती, जल परियोजनाओं से लेकर सीवरेज प्लांट तक प्रश्नकाल में सरकार ने आंकड़ों और दावों से जवाब दिए, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। कई मुद्दों पर सरकार ने जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में कान्हा रेस्टोरेंट पर चल रहे आयकर विभाग की रेड में बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया दीवार के पीछे बने स्ट्रांग रूम से कई करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई है। टीम अब बैंक लॉकर खोलने की तैयारी में है, जहां करोड़ों की संपत्ति से जुड़े राज सामने आने की संभावना है। अब तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कान्हा रेस्टोरेंट के जयपुर सहित राजस्थान के 6 शहरों और मुंबई के 33 ठिकानों पर आईटी की रेड तीसरे दिन भी जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईटी की टीम वित्तीय दस्तावेज, हार्ड डिस्क और बैंक खातों की भी जांच कर रही है। कान्हा रेस्टोरेंट पर 100 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स चोरी का आरोप है। अब तक जांच में 1 करोड़ रुपए कैश, 5 करोड़ की ज्वेलरी और 10 बैंक लॉकर मिले हैं। टैक्स चोरी के पैसे अलग अलग जगहों पर निवेश करने के आरोप हैं। कान्हा रेस्टोरेंट के ऊपर आज लगातार तीसरे दिन आईटी की रेड चल रही है। बताया जा रहा है कि इन 3 दिनों के अंदर काफी सारे दस्तावेज, ज्वेलरी और कैश बरामद किया गया है। हालांकि इस कैश और ज्वेलरी के बारे में फिलहाल आधिकारिक तौर पर किसी तरीके का ना कान्हा की तरफ से बयान जारी किया गया है, ना ही आईटी की तरफ से। अब देखना यह है कि आईटी की रेड कब रुकेगी और कितना बड़ा घपला सामने आ पाता है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर।